Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of February 2019. तो 21 फरवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस भी देख लेते हैं अपन. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंसेस ऑफ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक. तो दो स्टाइल होती है, एक कार्नेटिक स्टाइल होती है जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है, एक आपकी हिंदुस्तानी स्टाइल है. तो आपको दोनों क्लासिकल स्टाइल्स के बीच के डिफरेंसेस बताएं. थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से अपन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन उठा रहे हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज पंचायतना. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि पंचायतन क्या होता है, तो आपको बताना है पंचायतन क्या है. इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर. तो नगर स्टाइल के टेंपल आर्किटेक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या थे, मतलब क्या क्या चीजें पाई जाती है उस टेंपल्स में, ये आप एक बार याद करके बताइए मेरे को. थर्ड क्वेश्चन इज इन विच एम्पायर्स टेम्पल स्टार शेप्ड टोपोग्राफी इज फाउंड. तो स्टार शेप्ड टोपोग्राफी इनमें से आपको बताना है कि किस एम्पायर के टेम्पल्स में या किस स्टाइल के टेम्पल्स में पाए जाते हैं. तो ये तीन क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको करने हैं. नहीं बनता गूगल करो, बट प्लीज डू आंसर. नए फॉर्मेट में बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको आंसर जरूर करना पड़ेगा. ओके, let's start with the news analysis part. The first news is that Anil Ambani and Arcom are guilty of contempt of court. This is what Supreme Court has said. अब contempt of court जब ये नाम आ गया तो आपको मैं बता देता हूँ कि what is contempt of court, what are the different types. तो पहली चीज़ है कि contempt of court से related आर्टिकल कौन कौन से हैं. ये न्यूज़ ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, लेकिन फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इस साल न्यूज़ में रहा है, तो पूछा भी जा सकता है. तो पहला जो आर्टिकल आपको याद रखना है इसके रिगार्डिंग वो है आर्टिकल 129. तो आर्टिकल 129 बेसिकली क्या बोलता है कि इट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. जो दूसरी चीज आर्टिकल 129 बोलता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. यानी कि उनके अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना आप करते हो, कोर्ट की अवमानना आप करते हो, बेइज्जती करते हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है. दिस इज व्हाट आर्टिकल 129 सेज. अब सेम चीज़ हाई कोर्ट्स के लिए भी है, आर्टिकल 215. तो 215 आर्टिकल जो बोलता है वो बोलता है हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. पहली चीज़, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है आर्टिकल 129 के अंतर्गत, वैसे ही आपका हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है अंडर 215 आर्टिकल के. ओके, एंड दे कैन ऑल्सो पनिश फॉर देयर ओन कंटेम्प्ट. तो वो भी अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट. तो पहला कंटेम्प्ट है सिविल कंटेम्प्ट, जिसमें आपको सिविल पनिशमेंट मिलती है, और दूसरा है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट, यानी कि उसमें आपको जेल टर्म भी दिया जा सकता है. ओके, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट में याद रखिएगा, एक में जेल टर्म मिल सकता है, एक में सिविल पनिशमेंट मिलती है. अब सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? बेसिकली सिविल कंटेम्प्ट तब होता है जब आप विलफुल डिसओबीडियंस करते हो ऑफ एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. व्हेन यू विलफुली डिसओबे एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नोन एज योर सिविल कंटेम्प्ट. ओके, तो सपोज सिविल कोर्ट ने बोला था जैसे रिलायंस को कि आपको कुछ पैसे देने हैं, एक एरिक्सन नाम की कंपनी है, उसको कुछ पैसे देने थे, बट उन्होंने क्या किया कि वो पैसे नहीं दिए, यानी कि वो चीज़ उन्होंने नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की. तो जब वो नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो डिसोबे कर रहे हैं, एंड सिंस दे आर डिसोबेइंग द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स दे आर डूइंग अ सिविल कंटेम्प्ट. दूसरा जो कंटेम्प्ट है वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में याद रखिएगा, वेन एवर समवन पब्लिशेज एनीथिंग, यानी कि कुछ आप इस तरह का पब्लिकेशन करते हो या कुछ आप इस तरह की चीज़ें बोलते हो जो कि नॉर्मल जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट की उसके साथ इंटरफेयर करता है, या फिर जो डिसीजन मेकिंग है सुप्रीम कोर्ट का या डिलीवरी ऑफ जस्टिस है उसके बीच में अगर आ जाता है, तो ऐसे केसेस में वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाएगा. मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मेकिंग पावर के बीच में आ जाओ या उनकी जुडिशियल प्रोसीडिंग के बीच में इंटरफेयर करो, तो तब जाके जो कंटेम्प्ट होगा वो आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाएगा. ओके, तो इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते. अब एक और चीज में बतानी जरूरी है कि व्हाट इज नॉट कंटेम्प्ट. तो ऐसे तो यार ऐसा तो हम सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन के बारे में बात करते तो क्या हर चीज कंटेम्प्ट होगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए. तो याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो इनोसेंट पब्लिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है, इनोसेंट पब्लिकेशन का मतलब कि आपने जैसा डिसीजन था एज इट इज उसको बता दिया और आपने उसमें अपना व्यू पॉइंट बता दिया कि सही है कि गलत. अगर आप इस तरीके का इनोसेंट पब्लिकेशन करते हैं तो वो फिर उसके कंटेम्प्ट में नहीं आएगा. बट ये दोनों जो चीज़ें बताई मैंने वो इंपॉर्टेंट है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये दोनों ध्यान में रखिएगा. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. अगली जो न्यूज़ है बेसिकली वो है एक 48,239 करोड़ का पैकेज जो है वो पास किया गया है फॉर 12 बैंक्स. ओके, 48,239 करोड़ पैकेज हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर बैंक्स. अब ये क्या करेगा पैकेज, बेसिकली क्या करता है, तो कुछ काम करता है. जैसे कि कुछ बैंक्स ऐसे जो अभी भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत हैं. अब वो बैंक्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत ये बैंक्स क्या करते हैं, एक कुछ चीज़ें जिनकी लेंडिंग पावर है उनको कंट्रोल कर लिया जाता है. मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके ऊपर कुछ रोक लगा देती है कि अब आप इससे ज़्यादा लेंड नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है. मतलब आपसे जो लोन ले रहा है वो आपको चुका नहीं रहा है, आपके सारे जो एसेट्स हैं वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं इनटू नॉन
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इस कारण से उनको पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कैटेगरी में रखा जाता है। अब बेसिकली ऐसे कैटेगरी जो बैंक हैं उनको उस कैटेगरी से बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से मनी इन्फ्यूज़ करता है। कुछ जो ऐसे हैं कि उनकी और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बैंक्स को दिया जाता है, उनके एनपीएस को हटाने के लिए दिया जाता है, और पीसीए नॉर्म्स में जो बैंक्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए बेसिकली ये पैकेज क्लियर किया गया। तो याद रखिएगा जो क्लियर पैकेज किया गया तो किस किस काम आएगा मैंने वो आपको बताया बेसिकली। ना पहले जो इंक यूज़ होती थी वो इलेक्शंस में वो कहलाती थी इंडेलिबल इंक। ओके, उसको बोलते हैं इंडेलिबल इंक, और उसको बनाता कौन था? मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, MVPL, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, ये उसको बनाता था। अब उसी के साथ साथ एक नई तरीके की इंक बन रही जिसका नाम है इनविजिबल इंक। ओके, तो इंडेलिबल इंक से अब इनविजिबल इंक में आ गए हैं अपन। ओके, तो ये याद रखिएगा कि पहले इंडेलिबल इंक थी। इंडेलिबल इंक का आप मुझे केमिकल कंपोजिशन बता सकते हैं क्या? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडेलिबल इंक का अगर आप मुझे केमिकल कंपोजिशन बना सके, मतलब किस एलिमेंट से यूज होकर वो बनती है। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि इंडेलिबल इंक का कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन। नौ बेसिकली जो इंडेलिबल इंक थी वो पर्पल स्टेन था जिसका यूज़ किया जाता था। लोगों ने कई बार सेल्फी भी डाली उसके साथ, आपने देखा होगा कि कई लोग सेल्फी डालते हैं दैट दे हैव वोटेड। ओके, ना ये जो चीज़ बनाता है अभी नई एक NPL का नाम आपने सुना होगा, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। बेसिकली नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी वही लेबोरेटरी है जो कि आपका जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं इन सब के टाइम्स को वो मेंटेन करके चलती है। मतलब जो इंडिया की स्टैंडर्ड क्लॉक है, जो टाइमिंग है, उसको NPL ही मेंटेन करके चलता है। उन्होंने ही अब एक इनविजिबल इंक बनाई है, इनविजिबल इंक। एंड इस इंक का क्या क्वालिटी है कि इसमें जब आप लाइट डालेंगे, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक छोटा सा रेंज है जहाँ की इस रेंज की जब आप लाइट इसमें डालेंगे तो जाके ये विजिबल रहेगी और ऑरेंज कलर की दिखेगी। ओके, इट विल ग्लो अंडर अ पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी पे इसको देखा जा सकेगा, ये ऑरेंज कलर का रहेगा और एक बहुत छोटी सी रेंज के लिए दिखेगा। ओके, जो मैसूर वार्निश पेंट्स लिमिटेड है कर्नाटका गवर्नमेंट कंपनी है। इट हैज़ अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडेलिबल इंक। याद रखिएगा, इट हैज़ अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडेलिबल इंक सिंस 1962 एंड इज अ मेजर सप्लायर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसकी मोनोपोली है ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडेलिबल इंक। अब ये कब से कर रहा है? 1962 से इसके पास मोनोपोली है। तो इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, मैसूर वार्निश एंड पेंट्स लिमिटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके बारे में दी गई थी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोला जा रहा है ये कि इंडेलिबल इंक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फॉर्मुलेट की गई थी? इट बिकॉज इट एक्ट्स द डिटरेंट फॉर एक्टिंग फॉर अगेंस्ट वोटिंग ट्वाइस। जो लोग दोबारा वोट कर देते थे उसके अगेंस्ट एक डिटरेंट की तरह काम करती थी और इंडिया में बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। इसी के साथ ये बोला जा रहा है कि जो इनविजिबल इंक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है इंडिया के लिए, मतलब इंडिया में बहुत जल्दी इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अभी इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर यूजिंग दिस इनविजिबल इंक। ओके, तो याद रखिएगा। एंड यहाँ पे जो ये है जो इनविजिबल इंक है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस। ओके, तो ये फ्लोरेसेंस के प्रिंसिपल पे काम करती है इनविजिबल इंक, यानी कि मतलब सर्टेन मटेरियल्स एमिट अ कैरेक्टरिस्टिक ग्लो व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट। तो फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स क्या करते हैं, दे एमिट लाइट व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो उस कारण से ये फ्लोरेसेंस कहलाता है और यही प्रिंसिपल है जो कि यूज होता है इनविजिबल इंक में। ओके, तो इनविजिबल इंक यूजेस द सेम फ्लोरेसेंस प्रिंसिपल। अब आई थिंक आपको मैंने ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। इंडेलिबल इंक जो थी यूज़ होती थी, क्यों यूज़ होती थी? मैसूर वार्निश एंड पेंट्स लिमिटेड 1962 से मोनोपोली रख के बना के रखा हुआ था। फ्लोरेसेंस का प्रिंसिपल यूज़ होता है, ऑरेंज कलर की लाइट, ऑरेंज कलर का दिखता है ये जब आप अल्ट्रावायलेट रेंज के फ्रीक्वेंसीज में डालोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, याद रखिएगा, फिजिकल लेबोरेटरी वही इसने बनाया है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, याद रखिएगा। ओके, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। आई थिंक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन्होंने बनाया है। नाउ यहाँ पे बैसाखी डे 13 अप्रैल 1919 का जिक्र है, तो बता देता हूँ कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को ही एक हादसा हुआ था जिसको हम जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। ओके, तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जनरल डायर था जिसने की गोलियां चलवा दी थी। ओके, एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट उन लोगों ने वहाँ पे पोजेशन किया था और रॉलेट एक्ट उसके बाद इम्पोज हुआ था। रॉलेट एक्ट का भी अपोजिशन चल रहा था उस समय। रॉलेट एक्ट में आपको पता नहीं कि नो ट्रायल एंड उसके बिना किसी ट्रायल के अंदर कर दिया जाता था फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों तक का उसमें ये टाइम पीरियड था, ये भी याद रखिएगा। एंड ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको जलियांवाला बाग के रिगार्डिंग बताए। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का अरेस्ट था। उसके अपोज में वो लोग वहाँ गए थे, इकट्ठा हुए थे। एंड रॉलेट एक्ट 2 साल की सज़ा होती है, बिना किसी ट्रायल के आपको जेल के अंदर डाला जा सकता था। तो ये सारे फैक्ट्स
ज़रूर याद रखिएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। यहाँ पे नानार रिफाइनरी के बारे में है। तो नानार रिफाइनरी कहाँ पर है, बस ये लोकेशन याद रखिएगा, कोस्टल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो नानार रिफाइनरी ये बनने वाली है एंड कहाँ पर है ये, कोस्टल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपके महाराष्ट्र में है। ओके, तो कोस्टल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, नानार रिफाइनरी और आपका महाराष्ट्र स्टेट। तो ये ज़रूर याद रखिएगा एंड इसको बनाने की बात चल रही है, ज़रूर बन जाएगा। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल की। तो अट्टुकल पोंगाला इट्स अ रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग विच इज़ मेड एनुअली टू द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द अट्टुकल भगवती टेम्पल। अट्टुकल भगवती टेम्पल कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इट इज़ इन केरला। अट्टुकल भगवती टेम्पल कहाँ पर है, केरला में है। अब अट्टुकल पोंगला जो है तो होता है पोंगला या पोंगल, इट इज़ अ रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग विच इज़ मेड टू दिस डीटी। इस डीटी को किया जाता है अट्टुकल भगवती टेम्पल में, जो डीटी है प्रिसाइडिंग डीटी है उनको अट्टुकल पोंगला नाम का उनको रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसको ऑलरेडी दिस इवेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2009 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है फॉर बीइंग द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वुमेन की लार्जेस्ट गैदरिंग के लिए इसको वहाँ पे रखा गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो याद रखिएगा 2009 की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है अट्टुकल भगवती का एंड इसको अट्टुकल अम्मा भी बोलते हैं। जो यहाँ की डीटी हैं वो अट्टुकल अम्मा कहलाती हैं। द डीटी इज नोन एज अट्टुकल अम्मा, ये केरला में ही है, याद रखिएगा। असील कॉक रियरिंग कैन बी इकोनॉमिकली वायबल। असील क्या है, इस न्यूज़ में हमको ये जानना जरूरी है। सारे देखो बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जो कि आज छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन ज़्यादा हैं। तो असील क्या है, बेसिकली इट्स अ चिकन ब्रीड वंस रेयर्ड फॉर इट्स फाइटिंग एबिलिटीज एंड नाउ सॉट फॉर इट्स लुक्स। ओके, तो पहले इसको फाइटिंग एबिलिटीज के लिए रखा जाता था। चिकन ब्रीड है असील। तो असील अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या है तो इट्स अ चिकन ब्रीड, इट वॉज वंस रेयर्ड फॉर इट्स फाइटिंग एबिलिटीज एंड नाउ इट इज सॉट फॉर इट्स लुक्स। ओके, तो लुक्स के लिए अभी इसको क्या करते हैं, पहले इसको फाइटिंग एबिलिटीज के लिए करते हैं। तो असील क्या है, चिकन की ब्रीड है। इट्स अ मैजेस्टिक कॉक ऑफ 26 इंचेस हाइट एंड 6.5 kg वेट विद अ वॉरियर गेट। ओके, तो याद रखिएगा इसको जो इसके जो कॉक रहते हैं वो 26 इंचेस हाइट रहते थे, 6.5 kg वेट रहता था एंड वॉरियर क्लास के थे। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। घोस्ट नेट्स प्लास्टिक पोज थ्रेट टू सी बर्ड्स। अब घोस्ट नेट्स क्या होते हैं, बेसिकली घोस्ट नेट आपको मैंने बताया कि जैसे कुछ लोग फिशिंग करने गए वहाँ पे उनका नेट अगर खराब हो गया, सपोज उसमें छेद हो गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या करते हैं, दे डिस्कार्ड दीज आइटम्स इनटू द ओशियन, वहीं पे उसको फेंक के चले आते हैं और वो कहलाते हैं फिशिंग नेट यानी कि घोस्ट नेट्स। ऐसे फिशिंग नेट्स क्या कहलाते हैं, घोस्ट नेट्स। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं ये उसमें रहते हैं, उसमें बहुत सारे ऑलिव रिडली टर्टल और बहुत सारे जो ब्रीड्स हैं, जैसे इसमें ह्यूगलिन गल ब्रीड्स का नाम दिया गया है। ह्यूगलिन गल ब्रीड्स ये जो है ये टुंड्रा नॉर्दर्न रशिया के रीजन में है। दे माइग्रेट टू साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ आती हैं। तो याद रखिएगा ह्यूगलिन, यहाँ जो नाम लिखा है ह्यूगलिन गल ब्रीड्स। ओके, तो ह्यूगलिन गल जो है बेसिकली ये आते हैं आपके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टर्न है, इट्स लेसर क्रेस्टेड टर्न। ओके, तो ह्यूगलिन गल ब्रीड्स जो रहती हैं यहाँ पे आपके रशिया से आती हैं। टुंड्रा जो वहाँ का वेजिटेशन है वहाँ से आती है इंडिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ नहीं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आती हैं। और वहाँ पे ये बहुत सारे जगह हैं, जैसे ये हमने देख रहे हैं लेसर क्रस्टेड टर्न, जो ये वैरायटी जिसका फोटोग्राफ दिया है, ये सब चीज़ें जो है इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है फ्रॉम दीज फिशिंग नेट्स या घोस्ट नेट्स, क्योंकि इनमें फंस के टैंगल हो जाती हैं और फिर वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये जो ऑलिव रिडली थे उसके लिए भी हमने देखा था कि ये जो प्लास्टिक्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं और जो घोस्ट नेट्स हैं, ये सबसे बड़े जो हैं बेसिकली मैरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक्वेटिक और मैरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा ये मतलब उसको किल करते जा रहे हैं और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। बिगेस्ट एवर एरो इंडिया ओपन्स विद ट्रिब्यूट टू डिसीज्ड पायलट। जैसा कि मैंने यलहंका के बारे में बताया था आपको, यलहंका के बेस में आज सुबह की ही मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, 20 तारीख की, उसमें आया था कि वहाँ पे क्रैश हो गया प्लेन, वहाँ पे 2 हमारे पायलट्स थे, उनकी डेथ हो गई। उनको ट्रिब्यूट देते हुए एरो इंडिया 2019 शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा एरो इंडिया 2019 कहाँ पर शुरू हुआ है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में आपका शुरू हुआ है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इट ओपनड एट एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, जहाँ पे स्टार्ट हुआ यलहंका से। एंड ये एक चीज़ याद रखेगा, है ना, ये 2 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे पीपल आर मिनिस्ट्री सिंग दैट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सो फार, इट इज़ द बिगेस्ट सो फार, अभी तक की सबसे बड़ी है।
अब यहाँ पे तेजस के बारे में न्यूज़ है, तो हम तेजस के बारे में देख लेते हैं। तेजस इज बेसिकली इंडिया सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर डिजाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड HAL। ओके, याद रखिएगा HAL और ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस बनाया, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA है। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ओके, मल्टी रोल लाइटर फाइटर है। ओके, मल्टी रोल लाइट फाइटर। इट केम फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ऑफ 1980s। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1980s में शुरू हुआ था, जिसने कि MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए तेजस आया था। तो तेजस क्यों आया था? MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए। 2003 में LCA वॉज ऑफिशियली नेम्ड एज तेजस। तो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA है, उसको 2003 में नाम तेजस दिया गया। ओके, 2003 में इसको तेजस नाम दिया गया। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हॉल के बारे में आपको बता देता हूँ। हॉल बेसिकली इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। हॉल इज इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी, हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु। एंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन 23 दिसंबर 1940। 1940 में इसको बनाया गया था, 23 दिसंबर 1940 में। वॉलचंद हीराचंद ने इसको बनाया था एज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। 1940 में इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। उसको रीनेम किया गया था 1964 में एज HAL। तो HAL इसका नाम कब रखा गया? 1964 में रखा गया। तो ये फैक्ट्स HAL के बारे में याद रखिएगा। 1940 में बना था, लेकिन 1964 में इसका नाम HAL एक्चुअली बना। ओके, तो ये दोनों फैक्ट्स मैंने बता दिया। तेजस के बारे में आपको बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जानना। Now let's come to the editorial section। ये जो एडिटोरियल है पॉलिटिकल एडिटोरियल है। इसमें बस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो तमिलनाडु के पास सीट्स हैं लोकसभा की, वो 39 सीट्स हैं। तो तमिलनाडु के पास 39 लोकसभा सीट्स है, याद रखिएगा। ओके, मध्य प्रदेश की सीट्स कितनी है आपके पास लोकसभा की? आई थिंक मध्य प्रदेश के पास 29 सीट्स हैं, 29 सीटें हैं। ओके, और राज्यसभा की आई थिंक 11 सीटें हैं। इस तरह से इसको अपने स्टेट का तो एटलीस्ट याद ही रखना, आपके स्टेट पीसीएस के लिए काम करेगा। ओके, तो अपने स्टेट का जरूर याद रखिएगा। ओके, ना एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, बेसिकली द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ये जो आर्टिकल लिखा गया है, इट इज ऑन द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा इन इंडिया। एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा इन इंडिया। अभी हमने देखा था NSSO का डेटा 2012-13 में आया था लास्ट टाइम, उसके बाद वो डेटा भी नहीं आया। NSSO का डेटा पब्लिश होने वाला था, लीक हुआ, उसको गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। उसमें बोला गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में 45 ईयर हाई पे है, उसको गवर्नमेंट ने माना नहीं। तो वो डेटा जो है बहुत कम है हमारे इंडिया में। ओके, वो रेयरली कलेक्ट भी होता है और रेयरली पब्लिश होता है, क्योंकि अगर ये रेयरली पब्लिश नहीं होगा या पब्लिश किया जाएगा तो गवर्नमेंट्स की इज्जत जो है वो थोड़ा धुल जाएगी। इसलिए ये बेसिकली दे आर रेयरली कलेक्टेड एंड रेयरली पब्लिश्ड। ओके, एंड इनका जो होना चाहिए था, एक्चुअली क्या होना चाहिए था? इट शुड बी कलेक्टेड प्रॉपर्ली एंड पब्लिश्ड प्रॉपर्ली, बट दे आर एक्चुअली रेयरली कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड रेयरली। ओके, और इसको पब्लिक डिस्कोर्स में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग इस पर डिस्कस कर सके, डिबेट कर सके। एंड ऑथर ने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए कि दे हैव बीन अनसक्सेसफुल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए हैं। एंड लेबर फोर्स भी श्रंक हुआ है अंडर दिस गवर्नमेंट। लेबर फोर्स है श्रंक बेसिकली। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनके नंबर भी डिक्रीज हुए हैं। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, क्योंकि जब आपको ये उम्मीद रहती है कि आपको जॉब मिल सकता है तो आप उसके लिए काम करते हो, बट इफ यू लूज होप फॉर गेटिंग द जॉब देन दैट इज द मिसफॉर्च्यून ऑफ दिस कंट्री। ओके, तो गवर्नमेंट के ऊपर यही चीज उन्होंने बोला है। ऑथर सेज दैट श्रिंकिंग ऑफ लेबर फोर्स इज अनयूजुअल इन एन इकोनॉमी जिसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो, इतनी ज्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन हो, इतना ज्यादा आपके पास डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, फिर भी हमारे यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बढ़ता जा रहा है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो घटता जा रहा है, लोग होप खोते जा रहे हैं। और इसका एक नुकसान, बहुत बड़ा एक नुकसान है जो ऑथर ने बताया बेसिकली, वो है कि इससे एजिंग पॉपुलेशन आ जाएगी। जो हमारी वर्कफोर्स है वो एज्ड वर्कफोर्स हो जाएगी, क्योंकि नए लोग जॉब ढूंढेंगे नहीं तो हमारी जो प्रॉपर जो वर्कफोर्स है दैट विल बिकम वेरी एज्ड। और डीमोनेटाइजेशन के बाद तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा फास्ट हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है और ज्यादा फास्ट हो गया आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन। तो ये भी ऑथर ने कहा है। ऑथर ने फाइनल सजेशन ये दिया कि डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट करो, प्रॉपरली पब्लिश करो और लोगों के पब्लिक डिस्कोर्स में ऐसी चीजों को लाओ ताकि गवर्नमेंट जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा दे फॉर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट डन। और इंडिया की जो सबसे बड़ी पुअर मिसफॉर्च्यून है वो हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ होती रही है, तो जॉबलेस ग्रोथ को हमको खत्म करना पड़ेगा। ओके, विद रिजर्वेशंस, बेसिकली यहाँ पे गुज्जर रिजर्वेशन की बात की गई है इन राजस्थान की। अभी राजस्थान के गवर्नमेंट ने 5% का रिजर्वेशन दिया गया था
ओके नाउ हुआ ये है बेसिकली कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, जो कि आपके 10% रिजर्वेशन की बात करता है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो गुज्जर रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता। तो बेसिकली ये एक बड़ा सवाल है। एंड इवन राजस्थान गवर्नमेंट हैज पास द लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू गुज्जर्स बट इज वाज स्ट्रक डाउन। तो जो रिजर्वेशन दिया गया था 5% का गुज्जर को, वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट कि ये 50% वाले कोटे को ब्रीच कर रहा है। ओके तो 50% का कोटा ब्रीच कर रहा था, इसलिए उन्होंने कर दिया। अब यहां पे अभी रिसेंटली फिर से 5% का कोटा दिया गया है राजस्थान द्वारा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि 5% फिर दिया। देखो पहले दिया गया था 5% का, उसको हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने 103rd अमेंडमेंट बिल लाया जिसके द्वारा 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, बट वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या उसमें गुज्जर रिजर्वेशन इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर राजस्थान असेंबली ने फिर से पास किया है 5% रिजर्वेशन टू द गुज्जर्स और 4 अदर नोमैडिक ट्राइब्स, ओके, जिनको एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कहा जा रहा है। गुज्जर्स के बारे में याद रखिएगा कि दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गुज्जर्स को शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया है एंड दे आर डिमांडिंग फॉर द सेम स्टेटस इन राजस्थान। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में उनको रखा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, और वही स्टेटस वो डिमांड कर रहे हैं इवन इन आपका राजस्थान। मोर सिंबॉलिक देन प्यूनिटिव। नाउ ये आर्टिकल जो है इट इज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ विड्रॉल ऑफ एमएफएन स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से हमने एमएफएन स्टेटस जो है वो की रिमूव कर दिया है, हटा दिया है उसको, और 1996 में हमने उनको ये स्टेटस प्रोवाइड किया था। इसके बारे में बता दूं 1996 में हमने उनको एमएफएन स्टेटस दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का। और WTO के अकॉर्डिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन जो बेसिकली कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ये आपको हर कंट्री को देनी है। बट याद रखिएगा पाकिस्तान हैज स्टिल नॉट गिवन दैट एमएफएन स्टेटस टू इंडिया। पाकिस्तान ने एमएफएन इंडिया को नहीं दिया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब इंडिया ने इसके साथ 200% की ड्यूटी भी इम्पोर्ट्स ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इसके ऊपर उन्होंने 200% की ड्यूटी भी लगा दी है। अब ऑथर ने ये कहा कि बेसिकली ये एक टैक्टिकल मेथड है एंड इट विल हार्डली इंपैक्ट पाकिस्तान। तो ये सब चीज़ें टैक्टिकल है, ये हार्डली पाकिस्तान को इंपैक्ट करेंगी, क्योंकि पहली चीज़ तो है कि हमारा इतना ज़्यादा ट्रेड है ही नहीं कि हम उससे इंपैक्ट कर पाए पाकिस्तान को। हमारा ट्रेड पहले तो बहुत लिमिटेड है, एंड इसके कारण जो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर ने उठाया है कि बेसिकली ये जो चीज़ें करोगे आप, तो इससे इनफॉर्मल ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि जो अंडरग्राउंड पैरेलल ट्रेड है वो इंक्रीज हो जाएगा और एक ब्लैक मार्केट तरह का बन जाएगा। अदरवाइज उनको इंपैक्ट बहुत कम रहेगा। तो आपने जो स्टेप उठाया उससे ज़्यादा और ज़्यादा दिक्कत यह है कि ट्रेड तो नहीं घटेगा, लेकिन हाँ फॉर्मल ट्रेड विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनफॉर्मल ट्रेड, और इनफॉर्मल ट्रेड के कारण फिर वो आपके नोट डाउन में नहीं आएगा और आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि ऑथर ने उठाया है। ओके ये चीज़ें याद रखिएगा। एंड पाकिस्तान को इससे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको दूसरे कुछ मेथड्स देखने पड़ेंगे अगर आपको पाकिस्तान को हर्ट करना है। तो NIA टेक्स ओवर पुलवामा केस। तो पुलवामा केस को NIA ने अपने अंदर डाल लिया है। तो NIA इज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। इसके बारे में बता दूं, इट्स अ सेंट्रल एजेंसी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। टेरर से कॉम्बैट करने के लिए सेंट्रल एजेंसी बनाई गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। दिस एजेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनैक्टमेंट ऑफ NIA एक्ट ऑफ 2008। 2008 का NIA एक्ट था, उसके साथ ये इनैक्टमेंट में आया, एंड इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर 2008 मुंबई टेरर अटैक। बेसिकली 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद इसको बनाया गया था। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर रिगार्डिंग दिस NIA ना। यहाँ पे कॉन्सुलर रिलेशन के रिगार्डिंग जो मैंने ट्रीटी बताया उसका नाम जरूर याद रखिएगा। इट्स वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस। कब की ट्रीटी है? ये 1963 की ट्रीटी है, और इट इज सब्जेक्ट टू नो एक्सेप्शंस, नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सेप्शंस इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड एस्पियोनाज। मतलब आपको कॉन्सुलर सर्विस प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। अगर इंडियन नेशनल पाकिस्तान में फंस गया था तो आपको उसको कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही करनी चाहिए थी, एंड दे आर नॉट एक्सेप्शन टू एनी केस इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड एस्पियोनाज। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि एस्पियोनाज का केस था इसलिए हमने कॉन्सुलर उसको नहीं प्रोवाइड की। नाउ पुतिन हैज थ्रेटन द वेस्ट विद न्यू मिसाइल्स। अब क्यों थ्रेटन कर रहे हैं पुतिन नई मिसाइल्स के साथ कि हम नई मिसाइल बनाएंगे और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे? क्योंकि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो है उससे दोनों ने विड्रॉ कर लिया। यूएसए और रशिया दोनों ने विड्रॉ कर लिया है। इंटरमीडिएट रेंज फोर्स न्यूक्लियर ट्रीटी जो थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, वो 500 से लेकर 5500 500 टू 5500 किलोमीटर तक की जो मिसाइल्स थी उनको रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए थी। एंड ये 1987 की ट्रीटी है बिटवीन यूएसएसआर यूएसए और यूएसएसआर के बीच की ट्रीटी थी, ये भी याद रखिएगा। और इससे विड्रॉ कर लिया, तब से इन्होंने एक दूसरे को डरा के रखा है कि हम और ज्यादा बनाएंगे। March 10 is the 60th anniversary of an abortive 1959 uprising against Chinese rule in Tibet। तो तिब्बत में जो था 1959 में एक अबॉर्टिव मतलब अबॉर्ट कर दी गई थी अपराइजिंग, जो कि चाइनीज रूल के अगेंस्ट तिब्बत में स्टार्ट हुई थी। एंड
2008 में स्टार्ट किया गया। एक और चीज याद रखिएगा कि उसका जो कैपिटल है वो ल्हासा है। ओके, तो ल्हासा इज द कैपिटल। तो मार्च 10 इज द 60th एनिवर्सरी ऑफ एन अबॉर्टिव 1959 अपराइजिंग अगेंस्ट चाइनीज रूल इन तिब्बत। बिकॉज चाइनीज रूल के अगेंस्ट ये 1950 में स्टार्ट हुई थी एंड यहाँ पे उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। ओके, 60th सेलिब्रेशन है ये। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज आइटम। यहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया कि रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने 48,239 करोड़ रुपए क्लियर किए हैं, तो याद रखिएगा। अब पीसीए नॉर्म क्या होता है इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। पीसीए नॉर्म बेसिकली आर नोन एज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एंड बैंक्स आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। अब पीसीए में किस बैंक को डालना है, किस बैंक को नहीं डालना है, कैसे डिसाइड होता है? तो पीसीए में डालने से पहले 3 चीजें देखी जाती हैं, कैपिटल, दूसरा एसेट क्वालिटी एंड तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी। आपका कैपिटल देखा जाएगा, आपके एसेट की क्वालिटी देखी जाएगी कि एनपीए कितना है, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, आपका परफॉर्मिंग एसेट कितना है। उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की आपको प्रॉफिट कितना है। अब ये अलग अलग परसेंटेजेस हैं। जैसे अगर इफ यू ब्रीच द नेट नॉन एनपीए, अगर आप नेट एनपीए रेशियो 6% का अगर आप कर दोगे तो इट इज वन ऑफ द कंडीशन विच ट्रिगर्स द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये चीज ट्रिगर करेगी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को। अगर आपको एक बार पीसी के अंदर डाल दिया जाए तो आपकी जो लेंडिंग कैपेबिलिटीज हैं ये सबको कंट्रोल कर दिया जाता है बाय द आरबीआई। ओके, एंड आरबीआई इंपोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बैंक एबिलिटी टू टेक इंटर बैंक लोन्स एज वेल। आप फिर इंटर बैंक लोन भी नहीं ले पाते। ओके, अभी 11 पीसीए के अंदर थे, उसकी वजह से 3 हटा दिए गए हैं। ओके, तो अब करंटली 8 बैंक है जो कि पीसीए के अंदर आ गए हैं। ओके, तो एट प्रेजेंट 8 बैंक्स आर देयर अंडर पीसीए एंड इसके अलावा पहले जो थे उसमें से कुछ बैंक्स को रिमूव कर दिया गया था। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल न्यूज में थी तो उसके बारे में बता देता हूँ। जीएसटी काउंसिल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि फॉर्म हुई अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जीएसटी काउंसिल इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इशूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी से रिलेटेड रिकमेंडेशंस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल याद रखिएगा 279A। इट इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन चेयर करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। एंड अदर मेंबर्स आर यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन इन ऑल अदर स्टेट्स। तो इसके मेंबर्स हैं। लीड कौन करता है? आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो कि एट प्रेजेंट अरुण जेटली है। ओके, तो याद रखिएगा। सो अगले पेजेस में आते हैं यार। बार्सिलोना ने ड्रॉ खेल लिया और इधर से यूवेंटस हार गया। ओके, तो यूवेंटस हार गया एथलेटिको मैड्रिड से। दैट वाज अ ग्रेट मैच। रोनाल्डो स्कोर नहीं कर पाया। फॉरबिडन सिटी, नाउ फॉरबिडन सिटी का जो यहाँ पे नाम है, देखो फॉरबिडन सिटी वैसे ल्हासा को बोलते हैं, जो एपिथेट यूज होता है फॉरबिडन सिटी का वो ल्हासा होता है, लेकिन यहाँ पे फॉरबिडन सिटी एक पैलेस कॉम्प्लेक्स है जो कि बीजिंग में है। ओके, पैलेस कॉम्प्लेक्स है जो कि बीजिंग में है एंड इट विल ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1925। ओके, याद रखिएगा। It will open the doors to visitors at night to showcase the light festival. लाइट फेस्टिवल दिखाने के लिए 1925 के बाद पहली बार ये रात में विजिटर्स के लिए ओपन होगा। फॉरबिडन सिटी बोलते हैं इट्स अ पैलेस कॉम्प्लेक्स इन बीजिंग। वैसे फॉरबिडन सिटी ल्हासा के लिए भी यूज होता है। मैंने दोनों चीज आपको बता दी है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आईएनएसटीवी जो आईएनएसवी जो तारिणी है, तारिणी जिसमें ऑल वुमेन क्रू थी, आईएनएसवी तारिणी, उसके ऊपर एक फिल्म बनेगी। ओके, तो इट वाज अ 254 डेज मैरीटाइम ओडिसी ऑफ 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स हु बिकेम द फर्स्ट ऑल वुमेन इंडियन क्रू टू ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब। तो ये 6 वुमेन थी जो कि अक्रॉस द ग्लोब ट्रेवल की आईएनएसवी तारिणी में। इनके ऊपर एक फिल्म बनेगी, नेट जियो पे बनेगी। ओके, नेट जियो में एक फिल्म बनेगी, इनके ऊपर बनेगी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।